हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब वेल्डिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपका यूपीसीईटी, स्लाइट, आईपीयू लीट या एसएससी जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स, ये वेल्डिंग से यानी कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर के उन लेक्चरों को विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूँ कि बहुत से बच्चे चैनल पे कमेंट ये कर रहे थे कि सर जो आप क्वेश्चन करवाते हैं उसका मतलब कि साथ ही में आंसर भी लेते आइएगा। तो मैं कोशिश किया हूँ आंसर भी लाने का, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है ना। और इस वीडियो का लिंक जो है मतलब कि इसका पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जा करके इस मतलब कि वीडियो का मतलब कि पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द मेन क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग, यानी कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड व्यास के चुनाव का मुख्य मानदंड होता है। किसके मानदंड पे, यानी किसके मानदंड पे हम इलेक्ट्रोड का हम चयन करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन हमारा दे रखा है कि मटेरियल टू बी वेल्डेड, ठीक है, या टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, थिकनेस ऑफ मेटल या मटेरियल या वोल्टेज यूज्ड। ठीक है। तो देखिए हम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के व्यास का चुनाव किसके अनुसार करते हैं, तो हम थिकनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है, या मेटल के थिकनेस पे हम के हिसाब से हम चुनाव करते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे यहाँ पे तरीके से बताया जा चुका है। आंसर नंबर सी सही है, जो कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड व्यास के चुनाव का मुख्य मतलब कि मानदंड पदार्थ की मोटाई होती है। अब देखिए इलेक्ट्रोड के अनुसार करंट की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। जो कि इलेक्ट्रोड के द्वारा हम क्या करते हैं, तो करंट की मात्रा को, क्वांटिटी को हम कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला चीज़ कोर वायर की धातु पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड के कोर वायर का व्यास पे डिपेंड करता है, वर्कपीस की मटेरियल पे, मेटल पे डिपेंड करता है, या वर्कपीस के शेप साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे, जो कि आपका यूपीसीईटी का जो एग्जाम हो रहा है ना, लीट एग्जाम के लिए सबसे ये इंपॉर्टेंट, उन सब के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। या एसएससी में सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं का हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है कि टू शीट्स ऑफ द सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी बट वेल्डेड बाई, यानी कि समान सामग्री परंतु भिन्न मोटाई की दो चादरों को बट वेल्ड द्वारा किससे जोड़ा जाता है। ठीक है। यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ द करेंट, टाइम ड्यूरेशन ऑफ करेंट, प्रेशर अप्लाइड, चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन सकता है। ठीक है। तो इसका यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी भी सामान मतलब कि सामग्री वाले लेकिन उसकी जो मोटाई थिकनेस होगी अलग अलग होगी, ठीक है, तो उस टाइप की चादरों को जोड़ने के लिए हम हमेशा किस चीज़ करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड के आकार को बदलकर हम दूसरे को जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आंसर। ठीक है। और यहाँ पे देखिए यदि किसी सामग्री की मोटाई भिन्न भिन्न होती है तो मोटे वाले सामग्री के लिए मोटा इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और पतले वाले मतलब कि सामग्री के लिए हम पतला इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे हैं समझते हैं यहाँ पे कि मेटल टू मेटल जॉइंट इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन सब्जेक्टेड टू, यानी कि धातु से धातु का जॉइंट का जोड़ करने के लिए किसका उपयोग, यानी किस चीज़ का उपयोग करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर या वेरी हाई प्रेशर या वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेवर वाइब्रेशन, यानी कि तीव्र कंपन। तो देखिए अगर हम धातु से धातु का ज्वाइंट करेंगे तो उस टाइम हम हाई प्रेशर देंगे। ठीक है ना। प्रेशराइज करके फोर्स करके उसको हम जोड़ देते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है कि वेल्डिंग यूनिट्स ऑपरेट एट व्हाट पावर फैक्टर, यानी कि वेल्डिंग इकाई किस शक्ति घटक पर काम करती है, तो 0.3, 0.6, 0.8, 0.9। तो देखिए वेल्डिंग फैक्टर का जो यहाँ पे, ठीक है, जो इसका पावर फैक्टर होता है, तो पावर फैक्टर का यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है cos फाई। पावर फैक्टर को cos फाई से डिनोट करते हैं, जो कि वास्तविक पावर अपान में ऑपरेट पावर के मतलब कि रेशियो के बराबर होता है। ठीक है ना। और इसकी जो यूनिट होती है 0.3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड मेटल लाइक स्टील, कॉपर एंड ब्रास, एल्युमिनियम, निकल, मोनेल एटीसी या कार्बोराइज्ड स्टील। तो देखिए
अगर हम कार्बोनाइज यानी कि फ्लेम का उपयोग किस मेटल को वेल्ड करने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम, निकिल, मोनेल इत्यादि के जितने भी मटेरियल होंगे उन सबको हम इस फ्लेम के थ्रू हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग, यानी गैस वेल्डिंग में कौन सी मतलब कि फ्लेम का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रल या ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोनाइजिंग, ओनली ए बी सी या ए एंड बी। तो देखिए अगर हम गैस वेल्डिंग करेंगे तो उस टाइम हम केवल न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 69। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि इन ब्रेजिंग वेल्डिंग, यानी इन ब्रेज वेल्डिंग द फिलर मेटल इज। तो इसका ऑप्शन क्या है समझ लेते हैं कि कोशिका यानी कि कैपिलरी आकर्षण से वितरित होती है, या इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि मतलब कि पिघलाई जाती है जिस पर बिंदु पर वेल्ड किया जाना है, हाँ निपेक्षित की जाती है। थर्ड ऑप्शन ये है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम किसी भी चीज़ का ब्रेज वेल्डिंग करेंगे तो उसमें जो आपका फिलर मेटल होगा, ठीक है, फिलर मेटल जो होगा उसकी यहाँ पे हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। ब्रेज वेल्डिंग के टाइम हमें फिलर मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक आर्क ब्लो यानी कि चुंबकीय आर्क ब्लो क्या है, ठीक है। तो आधुनिक वेल्डिंग तकनीकी है यह सामग्री का वेल्ड करने के लिए उपयोग की जाती है, या इक्वेटर के निकट वेल्डिंग में होती है, या डीसी आर्क वेल्डिंग में चुंबकीय प्रभाव के कारण स्पेल्टर के होने की परिघटना है। तो देखिए मैग्नेटिक आर्क क्या है, तो देखिए जो आपका मैग्नेटिक आर्क ब्लो होता है वो क्या होता है, तो फिनोमेना ऑफ ऑकरेंट, ठीक है, ऑफ स्पेल्टर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन डीसी आर्क वेल्डिंग, यानी कि चुंबकीय आर्क ब्लो जो डीसी आर्क वेल्डिंग में चुंबकीय प्रभाव के कारण स्पेल्टर होने की एक परिघटना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि टूल इन द केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज मेड ऑफ, यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के मामले में टूल किससे बना होता है, तो HSS, डायमंड, ब्रास और कापर या स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को ये वाला क्वेश्चन को कमेंट करके बता देना, ठीक है ना, कि इसका यहाँ पे कौन सा सही बनेगा अब आंसर, ठीक है। तो देखिए जब हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमारा जो भी यहाँ पे मतलब मटेरियल यूज होता है वो कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा, तो ब्रास एंड कापर, ठीक है ना। तो ब्रास एंड कापर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ब्रास और कापर का हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अ ब्रेकिंग रिंग इज यूज इनसाइड एंड पाइप जॉइंट व्हेन मेकिंग अ बट वेल्ड, फिलर वेल्ड, स्लीव वेल्ड, सॉकेट वेल्ड। तो देखिए नलिका के भीतर बेकिंग रिंग का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बनेगा बट वेल्ड के लिए, ठीक है। तो बट वेल्ड का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, तो नलिका के भीतर बेकिंग रिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप जॉइंट वुड बी सुटेबल फॉर पाइप कैरिंग स्टीम, यानी कि वाष्प को ले जाने वाली नलिका के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़ उपयुक्त होंगे, फ्लेंज्ड, थ्रेडेड, बेल एंड स्पाइगट, ठीक है ना, या एक्सपेंशन यानी कि प्रसार। तो देखिए वाष्प मतलब क्या होता है, तो स्टीम। तो स्टीम को किसी भी नलिका में ले जाने के लिए हमें कौन सा मतलब कि प्रोसेस करना पड़ता है, तो इसका हम प्रोसेस करते हैं एक्सपेंशन, प्रसार करते हैं। किसी भी हम स्टीम को एक्सपांड करेंगे तो नलिका में प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, तो डी वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वेल्डिंग, यानी कि स्टड और प्रोजेक्शन वेल्डिंग किस श्रेणी में आती हैं, तो इसका हमें आंसर देना है। ऑप्शन आपका यह है कि गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग। तो देखिए जो भी हम स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग करते हैं तो हमारा आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोड गेट्स कंज्यूम्ड इन फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रिया में
संपर्कन यानी कि इलेक्ट्रोड का किससे उपभोग होता है? गैस से, रेजिस्टेंस से, थर्मिट से या आर्क से? तो 76 से यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाएगा आर्क से। हम किसी भी वेल्डिंग प्रोसेस में जो आपका इलेक्ट्रोड होता है ना, हम क्या करते हैं तो एक मतलब कि आर्क से हम उसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहे हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली वेल्डेड जॉइंट एज कंपेयर टू बेस मेटल वुड बी सेम, मोर, लेस या अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि अनिश्चित, ठीक है, यानी कि हम बेस धातु की तुलना में उचित प्रकार के वेल्ड जॉइंट की शक्ति समान रखते हैं या मोर रखते हैं या लेस रखते हैं या कि अनिश्चित रखते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो हम अधिक रखते हैं, ठीक है, यानी कि मोर रखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज 0.5:1, 0.9:1, 1:1, 1:1.2। तो देखिए कार्बोनाइजिंग फ्लेम के मामले में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है वो आपका कितना हो जाता है? तो आपका यहाँ पे बन सकता है 0.9:1, ठीक है ना। अब थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या है। तो देखिए कि कार्बोनाइजिंग ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यहाँ पे रेशियो मैंने बता दिया इतना होता है। दो नोट यहाँ पे लिखा चुका है कि उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का रेशियो जो होता है 1.1 होता है, ठीक है। देखिए कार्बोनाइजिंग जब फ्लेम रहेगी तो वहाँ पे रेशियो ये रहेगा, लेकिन जब यहाँ पे फ्लेम न्यूट्रल हो जाएगी तो वहाँ पे रेशियो 1:1 हो जाएगी, ठीक है ना। और इस टाइम इसका टेम्परेचर होगा 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें अधिकतम इस्पात यानी कि स्टील, कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि पर वेल्डेड किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीकारक ज्वाला में ऑक्सीडेशन जब फ्लेम रहेगी तो उस टाइम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जो रेशियो होगा 1.5:1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस टाइम हम किसका करते हैं? तो पीतल और कांस्य आदि का वेल्डिंग करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक हीट इज जनरेटेड बाई हाई वेलोसिटी नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि निम्नलिखित में किस प्रकार की वेल्डिंग तकनीकी में ऊष्मा संकीर्ण बीम के उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होती है? लेजर बीम वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग या प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग? तो 39 के यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इसका बन जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि इन डीसी वेल्डिंग द स्ट्रेट पोलरिटी यानी कि इलेक्ट्रोड निगेटिव रिजल्ट इन लोअर पेनिट्रेटेड, ठीक है, लोअर डिपोजिशन रेट या लेस हीटिंग ऑफ वर्क पीस या स्मॉलर वेल्ड पूल। तो देखिए डीसी वेल्डिंग में जो आपका स्ट्रेट पोलरिटी बनती है उसका जो रिजल्टेंट होता है क्या होता है? तो 18 का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा कौन सा? तो लोअर डिपोजिशन रेट यानी कि कम निरपेक्ष दर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस फॉर न्यूट्रल फ्लेम इज गैस वेल्डिंग। अभी मैंने बताया था ना कि कितना होता है? तो 1:1 हो जाता है, ठीक है ना। जब गैस वेल्डिंग में जब न्यूट्रल फ्लेम के लिए हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जो रेशियो बनता है 1:1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो ये 82 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 82 नंबर क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अंडर फिलिंग in a weld joint is due to low temperature of welding, melting away of base metal, incomplete fusion, incomplete filling of the weld joint। यानी कि एक वेल्ड जोड़ में अंडर फिलिंग किस कारण होती है? अंडर फिलिंग का मतलब ये होता है कि फिलिंग अच्छे से नहीं हो पाना, ठीक है ना। तो इस टाइम यहाँ पे अगर हम अंडर मतलब कि वेल्ड जोड़ करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम जो हमारा किसके वजह से होता है अंडर फिलिंग, उसी का रीजन हमको क्या करना है? तो बताना है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ द वेल्ड जोड़, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि इन वेल्डिंग कापर एलाई विथ TIG आर्क वेल्डिंग, यानी TIG का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे पूछ लेता है कि TIG का फुल फॉर्म होता है कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब देखिए ये UPRVNL में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि 2016 में आई थी वैकेंसी उस टाइम। डायरेक्ट करंट विथ स्ट्रेट पोलरिटी इज यूज्ड, डायरेक्ट करंट विथ रिवर्स पोलरिटी इज यूज्ड, अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड, एनी ऑफ द ऑप्शन, ठीक है ना। ना मतलब कि इनमें से सभी यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तांबे की मिश्र धातु को जब हम TIG आर्क वेल्डिंग करेंगे, ठीक है ना,
तो हमारा उस टाइम क्या बनेगा, तो डायरेक्ट करंट विद स्टेट पोलरिटी इज, उस टाइम डायरेक्ट पोलरिटी यूज होगी, ठीक है, जो कि डीसी में हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, इन थर्मिट वेल्डिंग एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्सड इन द proportion ऑफ 2:1, 1:2, 1:3, 1:1, ठीक है ना। तो देखिए थर्मिट वेल्डिंग में जो आपका एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो होता है वो कितना हो जाता है, तो 1 यहाँ पे 3 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए और इस वीडियो का सबसे नंबर यहाँ पे अंतिम नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोड यूज्ड इन टीआईजी, यानी कि टीआईजी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड हैं कौन सा, तो टीआईजी वेल्डिंग यानी कि टीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम किस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, तो एल्युमिनियम, कापर, कास्ट आयरन या टंगस्टन का, तो हम इसमें यूज करते हैं टंगस्टन का। टीआईजी का मतलब यहाँ पे टंगस्टन हम इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एमआईजी में हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और टीआईजी में हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए टीआईजी वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, जबकि हम एमआईजी में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो जाएगा इसी से रिलेटेड होगा वेल्डिंग से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।